वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का 6th पार्ट डिस्कस करूंगी। आज के इस लेक्चर में हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी कि CFSE के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि इनिशियली जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं, डीजेनरेट हैं, यानी कि पांचों जो डी कक्षक हैं वो समान ऊर्जा पर हैं। तो इसे हम कहेंगे ई आइसोट्रोपिक फील्ड, यानी कि अभी जब इसको लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया है और सभी जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो समान ऊर्जा पर हैं, तो ये फील्ड कहलाता है ई आइसोट्रोपिक फील्ड। जबकि जो लिगेंड फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने पर ये दो हिस्सों में यानी कि T2G और EG में स्प्लिट हो जाता है। तब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ई लिगेंड फील्ड माइनस ई आइसोट्रोपिक फील्ड, यानी कि लिगेंड फील्ड में एनर्जी माइनस जो आइसोट्रोपिक फील्ड है उसके अंदर जो एनर्जी है, इसका जो डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यानी कि स्टेबलाइज होने के बाद, लिगेंड फील्ड में आने के बाद जो एनर्जी डिफरेंस है माइनस जो लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में आने से पहले का जो एनर्जी है, इन दोनों का डिफरेंस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब हम यहाँ इसे कैसे समझ सकते हैं? यहाँ आप देख रहे हैं एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें कि इनिशियली पांचों जो डी कक्षक हैं वो समान ऊर्जा पर हैं और लिगेंड के फील्ड में आने के बाद ये दो हिस्सों में बट गए, T2G और EG। अब आप देख रहे हैं कि T2G में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो 0.4 के डेटा से स्टेबलाइज होगा और अगर वो EG में जाता है तो 0.6 से एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि वो डिस्टेबलाइज होगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे होगी? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स T2G में हैं उसको हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 0.4 इंटू एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि T2G में आ रहे हैं, प्लस जितने इलेक्ट्रॉन्स EG में जा रहे हैं यानी कि 0.6 इंटू एन जो EG में जा रहे हैं, प्लस MP। व्हाट इज MP? MP इज नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितनी की पेयरिंग हो रही है, तो जितनी भी पेयरिंग एनर्जी है वो हम इसको ऐड कर देंगे। तो टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इस फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप ये देखते हैं कि जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले में उल्टी होती है, यानी कि जो T2 वाला पार्ट है वो ऊपर जाता है और EG वाला पार्ट नीचे आता है। यानी कि अब ये आपको दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल का, लेकिन टेट्राहेड्रल में इसका उल्टा होगा, EG वाला पार्ट नीचे आएगा, उसको हम सिर्फ E बोलते हैं, जेरेड नहीं होता, समतेत्र नहीं होता, इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन E में आएगा उससे 0.6 पर इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज होएगा, नीचे लोअर एनर्जी पर जा रहा है, और अगर हायर एनर्जी पर जा रहा है तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, 0.4 पर इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? डिस्टेबलाइज होगा। तो आप देख रहे हैं कि माइनस का तो 0.6 एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E में, यहाँ आप देख रहे हैं G नहीं लगाया है, और 0.4 एन इंटू T2, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर T2 में गया, जो ट्रिपली डिजेनरेट में गया, तो वो यहाँ इस तरह से आएगा। और दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं जो इसका सेकेंड पार्ट है वो है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग है वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले में कम होती है, यानी कि डेल्टा T किसके बराबर होता है? 4/9 डेल्टा O। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से 4/9 पार्ट ही डेल्टा T होगा। तो इस तरह से हम, जिस तरह आपको यहाँ बताया टेट्राहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग, यहाँ आप ये आपको टेट्राहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग बताई है और ये आप ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसका विन्यास D7 हाई स्पिन है। व्हाट डज इट मीन? हाई स्पिन का क्या मतलब हो गया कि आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और
हाई स्पिन का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड हो रहे हैं, अनपेयर्ड रह रहे हैं। अनपेयर्ड कब रह सकते हैं? जबकि स्प्लिटिंग कम हो और T2G के बाद इलेक्ट्रॉन EG में आसानी से जा पाए, बजाय पेयरिंग करने के। यानी कि पहले T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग करने की बजाय हायर एनर्जी पर चला जाएगा EG में, पांचवा इलेक्ट्रॉन भी EG में जाएगा और छठा और सातवां इलेक्ट्रॉन फिर वापस पेयरिंग के लिए नीचे आ जाएगा। तो अब आप आसानी से इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो आ रहे हैं T2G के अंदर, यानी कि हम 5 को तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 0.4 से, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं EG में, यानी कि 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.6 से। 0.6 वाला पॉजिटिव एनर्जी है, हायर एनर्जी है, डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी है, और इसके बाद में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 पेयरिंग। पेयर कितने पेयर बन रहे हैं आप देख रहे हैं, जो ई लिगेंड फील्ड है उसमें 2 का युग्मन हो रहा है, तो प्लस हो जाएगा 2p। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 0.4 इंटू 5 माइनस का 0.4 इंटू 5। 5 क्यों? क्योंकि EG में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस क्या होगा? 0.6 इंटू 2। T2G के बाद EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये तो डेल्टा O की वैल्यू हो गई, और इसके अंदर आप 2p ऐड कर देंगे क्योंकि 2 युग्मन यहाँ पर हो रहे हैं। अब यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं लो स्पिन डेल्टा वैल्यू कैसी है, इसमें डेल्टा O है, और हम क्या ले रहे हैं? लो स्पिन D7 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ पर पेयरिंग होएगी इलेक्ट्रॉन्स की, बजाय इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में पहले जाए। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा विन्यास D7 है, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G में आएगा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन बजाय EG में जाने के T2G में ही पेयरिंग कर लेगा, क्योंकि स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा है, डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा है, उसके मुकाबले में युग्मन ऊर्जा कम है, तो यहाँ पर पहले T2G में पेयरिंग यानी कि युग्मन होगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो T2G में आ गए, और अब उसके बाद सातवां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? EG में जाएगा। तो हम इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि नीचे आने पर, T2G में आने पर एक इलेक्ट्रॉन 0.4 से स्टेबलाइज होता है, तो 0.4 इंटू 6, यहाँ आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो हो गया ये माइनस का 0.4 इंटू 6। अब एनर्जी बढ़ी कहाँ? जबकि वो EG में गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो प्लस का 0.6 इंटू 1, तो ये आपकी वैल्यू आ गई डेल्टा O की। अब हमें इसमें ऐड करना है कितने युग्म हुए पेयरिंग के, तो कितने आपको दिख रहे हैं? 3p। तो इस तरह से आप यहाँ पे -1.8 डेल्टा O प्लस 3p कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको इस टेबल में डिफरेंट जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, उसके लिए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू लो स्पिन और हाई स्पिन में दे रखी है। तो आप इस टेबल से समझ सकते हैं अलग अलग विन्यास के लिए जो पेयरिंग एनर्जी है वो क्या होती है। यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए अलग अलग डी विन्यास यानी कि DN कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दे रखी है। आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, D1 से स्टार्ट होकर के एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाइए, और एक एक के लिए आप जो विन्यास के हिसाब से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। अब हम बात करते हैं स्पिन पेयरिंग एनर्जी की। अब एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल। व्हाट इज युग्मन और पेयरिंग? की एक ही ऑर्बिटल में युग्मन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग एनर्जी है उसकी 2 टर्म्स हैं। एक तो क्या है? रिपल्शन है, कोलम्बिक रिपल्शन, और एक क्या है? लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी ऑन पेयरिंग। पेयरिंग होने पर जो एक्सचेंज एनर्जी का लॉस होता है। अब जो कोलम्बिक रिपल्शन है वो किस वजह से होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि 3D से 4D और 4D से 5D आने पर ये घटता है। और जो कोलम्बिक रिपल्शन है वो डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए कंट्रीब्यूट
करता है। अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी ऑन पेयरिंग। पेयरिंग पर जो एक्सचेंज एनर्जी का लॉस होता है उसकी वजह से स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो उससे ये एसोसिएटेड है। सो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी ऑन पेयरिंग कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी किससे एसोसिएटेड है? विद टू इलेक्ट्रॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन। उनका स्पिन कैसा है? पैरेलल है। तो इसके लिए हम जो ई एक्सचेंज है वो कैसे समझ सकते हैं? n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, जहाँ पर कि n जो है वो है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ हमने आपको आयरन प्लस टू का एक एग्जाम्पल शो किया है जो कि D6 विन्यास है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि इनिशियली जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहा है जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, पांचों डी कक्षक जो है वो समान ऊर्जा पर हैं और उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आपको दिख रहे हैं। और जब इसकी लिगेंड फील्ड के इन्फ्लुएंस में स्प्लिटिंग होती है तो ये T2G और EG में स्प्लिट हो जाता है। उसके लिए दो केसेस आपको शो किए हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन। हाई स्पिन आपको दिख रहा है कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी पर आएंगे और उसके बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन बजाय पेयरिंग करने के हायर एनर्जी पर चला जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन भी हायर एनर्जी पर जाएगा और फिर छठा इलेक्ट्रॉन वापस से पेयरिंग कर लेगा। जबकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो T2G में ही पेयरिंग कर लेंगे। अब ई एक्सचेंज हम कैसे निकाल सकते हैं? n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, जहाँ पर कि n क्या है? पहले केस के अंदर 5 है और दूसरे केस में आप देख रहे हैं कि n की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि n क्या होता है? n है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन्स। पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन्स के जितने भी पेयर्स हैं वो n है और इस तरह से हम ई एक्सचेंज यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसी तरह से इस एग्जाम्पल में मैग्नीज प्लस टू का एग्जाम्पल दिया है जिसमें कि D5 विन्यास है। इनिशियली पांचों जो डी कक्षक हैं वो समान ऊर्जा पर हैं, डीजेनरेट हैं, जबकि आगे इसके दो हिस्से बताए हैं। जब ये स्प्लिट होएगा तो ये हाई स्पिन भी हो सकता है और लो स्पिन भी हो सकता है। तो हाई स्पिन में आप देख रहे हैं कि पांचों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड रहेंगे, जबकि लो स्पिन में पांचों इलेक्ट्रॉन्स T2G में आ रहे हैं, यानी कि 2 में पेयरिंग हो रही है और एक अनपेयर्ड रहेगा। और यहाँ आपको कैलकुलेशन में दिख रहा है कि ई एक्सचेंज हम किस तरह से निकाल सकते हैं। अब इन सब से हम ये समझ सकते हैं कि अगर पेयरिंग एनर्जी कम है और डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा अगर ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G से EG में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही है, डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है, तो बजाय वो हायर एनर्जी पर जाने के पेयरिंग कर लेगा। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है तो वो ये शो कर रहा है कि T2G के बाद में 3 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी पर जा रहा है। ये शो करता है कि T2G और EG में एनर्जी डिफरेंस कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा और हायर एनर्जी पर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जो कि कोबाल्ट का है, जिसमें कि 2 कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं। एक के अंदर लीगेंड जो है वो H2O है और दूसरे में जो लीगेंड है वो कैसा है? साइनाइड है। हम देखते हैं कि जो H2O वाला लीगेंड है वो वीक फील्ड लीगेंड है और साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ ये जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके बेसिस पे हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में कोबाल्ट जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है और लेकिन इसके अंदर एक जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है और एक जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले केस के अंदर आपका जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट के अंदर 7D7 विन्यास है। हाई स्पिन आप देख सकते हैं कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि लो स्पिन के अंदर केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दोनों ही केसेस के अंदर अलग अलग आएगी। पहले केस में 5 इलेक्ट्रॉन्स
T2G में हैं उनको हम -0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो EG में हैं उनको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका डेल्टा O हो जाएगा। और इसके बाद में अगर हमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम उसके बाद +2p करेंगे, क्योंकि 2 पेयर्स आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के जो कि T2G में हैं। जबकि आप दूसरी साइड राइट हैंड साइड पर आइए, जो कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो T2G में हैं, 1 इलेक्ट्रॉन EG में है। तो अब एग्जैक्टली उसी तरह से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पेयरिंग है वो 3 पेयर्स हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे +3p करना होगा। तो इस तरह हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।